हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू फॉर फ्यूचर इशू एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसमें सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखेंगे, बाद में कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो अब थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। तो कंपनी क्या होती है? कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो हमारी लॉ के द्वारा क्रिएटेड की गई है। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, खुद की अलग से एक पहचान है विद द परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये कभी एंड नहीं होगी। जैसे कंपनी का कोई भी मेंबर मर गया तो दूसरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो ये कभी भी इसका नेवर एंडिंग होता है इसका प्रोसेस। एंड अ कॉमन सील, इसकी खुद की कॉमन सील जैसे स्टैम्प वैल्यू वगैरह, ये कॉमन सील होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी वो होती है जो हमारे 2013 के एक्ट में बनी है या फिर कोई से प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है, उसी को हम कंपनी कहते हैं। तो इसमें कितने टाइप की कंपनी होती है? जो कंपनी होती है वे हमारे बेसिकली 3 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइबिलिटीज़ ऑफ इट्स मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले हमारी प्राइवेट कंपनी मेंबर्स में, और सेकंड हमारी आएगी पब्लिक कंपनी, थर्ड हम देखेंगे 1 पर्सन कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख और सच है। जिस कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 1 लाख होगी या उससे ज़्यादा होगी, उसी को हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, ये अपने शेयर्स को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। इसमें जो होते हैं हमारी प्राइवेट कंपनी में, इसमें मिनिमम मेंबर हमारे 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स हमारे 200 होते हैं। इसके जो लास्ट में हमारा वर्ड यूज़ किया जाता है प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हमारी ABC कंपनी है तो ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को खरीदने के लिए। इसी वजह से ये अपना प्रोस्पेक्टर भी इशू नहीं करती और ना ही कर सकती है। ओके, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ ए कंपनी एक्ट, प्राइवेट कंपनी सेक्शन जो हमारी पब्लिक कंपनी मतलब जो हमारी प्राइवेट कंपनी होगी और जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 5 लाख होगी या उससे ज़्यादा होगी, इसमें जो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है 7 होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। उसके लास्ट में जो वर्ड यूज़ किया जाता है लिमिटेड। जैसे ABC कंपनी है तो ABC कंपनी है तो ABC लिमिटेड लिखा जाएगा। इशू प्रोस्पेक्टर, इट कैन बी इनवाइट टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, ये अपना प्रोस्पेक्टर इशू कर सकती है। अगर इसे पब्लिक को इनवाइट करना है अपने शेयर्स को खरीदने के लिए तो ये प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती। जितना चाहिए अपनी मेंबर्स को अपनी कंपनी में जितना इनकी मर्जी को बढ़ा सकती है, पर मिनिमम इनके पास 7 मेंबर होने चाहिए। नेक्स्ट 1 पर्सन कंपनी। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, वो कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन उस कंपनी को चला रहा है, वही उसमें डायरेक्टर है, वही सब कुछ है, तो उसी को कहेंगे हम 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं। ये हमारी प्राइवेट कंपनी में ही इंक्लूड होती है। इट मे बी नोटेड फॉर द जनरल पर्पस 1 पर्सन कंपनी इज़ अ प्राइवेट कंपनी ओनली, इसको हम प्राइवेट कंपनी भी कह सकते हैं। और अगर हमारा 1 पर्सन कंपनी का जो ओनर है वो जैसे मर जाए तो फिर क्या होगा? उसके लिए ये है, जब MOA हमारा फाइल करते हैं, हम अपना MOA फाइल करते हैं वो ओनर, तो उसमें एक सेक्शन होता है हमारा अलग से, वो होता है नॉमिनीज़ का। उसमें वो नॉमिनीज़ का नाम एंटर करता है,
उसे ट्रांसफ़र हो जाएगी वो कंपनी जो नॉमिनीज़ है ओनर की डेथ के बाद, क्योंकि जो कंपनी है वो परपेचुअल सक्सेशन होती है, वो कभी भी बंद नहीं होती है। कंपनी बंद नहीं होगी, वो उस जो नॉमिनीज़ है उसको ट्रांसफ़र हमारी हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा जो है ओनली नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ मेंबर। इसमें भी 3 टाइप होते हैं हमारा, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है? जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसका एक शेयर्स की वैल्यू हमारी 1000 है, तो कोई पर्सन है एक्स, उसने उस कंपनी के 10 शेयर खरीद लिए, तो टोटल उसके पास हुए 10,000 शेयर्स पे करने पड़ेंगे। तो अगर उसने वे सारे शेयर्स के पैसे एक साथ पे कर दिए तो फिर उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, कंपनी उसे फोर्स नहीं कर सकती और पैसे के लिए। और अगर उसने 6000 पे कर दिए, 4000 रह गए, तो जब तक कंपनी बंद नहीं होगी तब तक उससे वे पैसे कभी भी मांग सकती है, या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पर उससे जो पैसे हैं ये 4000 रह जाएंगे वो मांग सकती है। बट अगर वो पे कर देगा ना सारे के सारा अमाउंट, तो कंपनी उसे फोर्स नहीं कर सकती। जैसे उसे अपने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज़ को पे करना है, उनके पैसे पे करने हैं, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है शेयर्स की, वो लिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिट टू द एक्सटेंट ऑफ ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर्स होल्ड बाय दैम। जितने एक पर्सन ने शेयर होल्ड किए हैं उसकी लाइबिलिटी इतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। तो इस टाइप की कंपनी में ये होता है, कंपनी के मेंबर होते हैं, वो कंपनी को गारंटी देते हैं एक लिमिटेड लाइबिलिटीज़ को पे करने की। पर ये गारंटी दी कौन से टाइम के लिए जाती है? वाइंडिंग अप के टाइम के लिए दी जाती है। मतलब कि कंपनी के मेंबर ने कंपनी को बोला हुआ है वाइंडिंग अप के टाइम पर अगर लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़े तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर देते हैं लिमिटेड गारंटी वाली। लिमिटेड गारंटी का मतलब है कि मेंबर ने बोल दिया कंपनी को कि अगर वाइंडिंग अप के टाइम पर हम 5 लाख रुपीज़ पे करने पड़े तो हम 5 लाख रुपीज़ पे कर देंगे। तो उसने अपनी एक गारंटी बना ली 5 लाख रुपीज़ की, और 10 लाख रुपीज़ जितनी भी होती है, जितने % की भी होती है, वो ले लेता है, पे करने की गारंटी कर देते हैं। पर इसकी लिमिट फिक्स होती है 5 लाख रुपीज़ वाइंडिंग अप के टाइम पर आ गए। अब कंपनी मेंबर से 5 लाख से ज़्यादा नहीं कह सकती, वो उसे नहीं कह सकती कि तुम 10 लाख रुपीज़ पे करो, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें क्रेडिटर्स को जो हमें पेमेंट देनी है उसकी थोड़ी सी कमी पड़ रही है, तो हमें 10 लाख रुपीज़ चाहिए। नहीं, वो जितनी भी उसकी गारंटी फिक्स हो जाती है वो वाइंडिंग अप के टाइम पर ही होती है, ठीक है। और वो गारंटी भी लिमिटेड अमाउंट की होती है। इस टाइप की कंपनी में मेंबर गारंटी देते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी को पे करने की एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये वाइंडिंग अप के टाइम पर ही अमाउंट मांगी जाती है, उससे पहले नहीं मांगी जाती, क्योंकि ये हमारी वाइंडिंग अप के टाइम के लिए ही गारंटी दी जाती है। ओके, उससे पहले कंपनी मेंबर को फोर्स नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। नो लिमिट्स ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ अ मेंबर्स पुट प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स मेंबर्स विल बी यूज टू मेट द क्लेम्स ऑफ ए क्रेडिटर्स। वैसे तो कंपनी के अंदर जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ये होती है, मैंने आपको बताया था, कंपनी को 5 लाख रुपीज़ देने हैं हमें, तो हमारी लाइबिलिटी 5 लाख तक ही होगी, उससे ज़्यादा हम पे नहीं करेंगे। ओके, अगर फ्यूचर में हमें पे करने पड़ेंगे। पर जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है, अगर जैसे कोई कंपनी है वो लॉस में चली गई और उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो क्रेडिटर को दे सके, वो मेरे से और पैसे नहीं मांग सकती,
अनलिमिटेड लिमिटेड कंपनी में तो और पैसे नहीं मांग सकती, बट इसमें जो होती है, अगर उसके पास पैसे नहीं बचे, उसने सब चीज़ पे कर दिया अपने शेयर्स वगैरह वाइंडिंग अप के टाइम पे उसके पास, तो इसमें जो है उसकी पर्सनल प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको भी बेचना पड़ सकता है। मतलब कि पुट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज टू मेड द क्लेम ऑफ क्रेडिटर। अगर उसके पास कंपनी में कोई पैसे नहीं है तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचकर उसे पैसे देने पड़ेंगे कंपनी के क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए। इस टाइप की कंपनी वैसे हमारे इंडिया में पाई नहीं जाती। ओके, मेंबर्स की लाइबिलिटी जो होती है उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और वो क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पे करा जाएगा, उसके पैसे करा जाएगा। तो इस टाइप की कंपनी जो हमारी होती है, मैंने बताया इस टाइप की कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये हमारे इंडिया में इस टाइप की कंपनी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ के बेसिस पे जो हमारी कंपनी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी स्मॉल कंपनी और एक होती है हमारी लार्ज कंपनी। तो हम स्मॉल कंपनी को देख लेते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ ए कंपनी एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स अदर देन अ पब्लिक कंपनी। जो कंपनी हमारी पब्लिक कंपनी से अलग होती है उसी को स्मॉल कंपनी कहते हैं, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हमारी 50 जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल हमारी होती है 50 लाख और 50 लाख होती है। सच हायर अमाउंट में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा, अगर 5 मतलब 50 लाख, 5 लाख नहीं 50 लाख या 50 लाख से कम होगी, ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे फ्यूचर में इसकी जो है 50 लाख की कैटेगरी को बढ़ाने की, तो वो हमारी 5 करोड़ तक बढ़ा सकती है। उसकी जो लिमिट है वो हमारी 5 करोड़ तक है। उससे ज़्यादा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इसकी लिमिट को नहीं एक्सटेंड करेगी। और ऐसी कंपनी जिसका पिछले साल का टर्नओवर हमारा 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम हो, ऐसी कंपनी को भी हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में बढ़ाना चाहे इसकी 2 करोड़ से 4 करोड़ 5 करोड़ जितनी भी उसकी जो लिमिट होगी 20 करोड़ तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी लिमिट को बढ़ा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन, ये प्रोविज़न कौन से सेक्शन शैल नॉट बी अप्लाई टू द, ये होल्डिंग कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होगी, सब्सिडरी कंपनी इसमें नहीं आएगी। स्मॉल कंपनी में कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 और अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय अ स्पेशल एक्ट। ओके, मतलब कि जो स्मॉल कंपनी होगी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम होगी और जिसका टर्नओवर 1 साल का हमारा 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होगा, ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। और लार्ज कंपनी वो होती है जो हमारी अदर देन स्मॉल कंपनी होती है, जिसका हमारा मतलब 50 लाख से ज़्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल उसकी 50 लाख से ज़्यादा है और उसका टर्नओवर भी जैसे 3, 4, 5 करोड़ है, तो वो हमारी आएगी लार्ज कंपनी में। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारी 4 टाइप की होती है। तो सबसे पहले होते हैं हमारी गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज़्यादा पेड अप शेयर हमारी गवर्नमेंट का हो, उसे ही हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इन कंपनी का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2000 के हिसाब से होगा। उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट करेगी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी
यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही वहाँ पर, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं होगा, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी को मैनेज करेगा। मतलब कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर नहीं होगा ऐसी इन कंपनियों में, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, पर वो किसके हिसाब से चलेगा, वो हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से वर्क करेगा। वैसे जो हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो तो मैंने आपको बताया नहीं, ये वो होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस करते हैं, उसे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिनके 51% से ज़्यादा शेयर बिक गए हैं, यानी उस कंपनी में 51% से ज़्यादा होल्डिंग किसी और कंपनी की है, मतलब उसके 51% से ज़्यादा शेयर्स हमारे बिक चुके हैं। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है, वो दूसरी कंपनी मतलब कि सब्सिडरी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है। जो हमारी सब्सिडरी कंपनी होती है उसके 51% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है, उसी को हम होल्डिंग कंपनी। मतलब कि सब्सिडरी कंपनी तो जिसके 51% से ज़्यादा शेयर बिक गए, होल्डिंग कंपनी जिसने सब्सिडरी कंपनी के 51% शेयर्स हमारे होल्ड कर लिए, मतलब 51% होल्ड कर लिए अपने पास, तो उसी को कहेंगे हम होल्डिंग कंपनी। ओके। फॉरेन कंपनी, कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है जो फॉरेन की कंपनी होगी या फिर इंडिया की कोई कंपनी जो फॉरेन में बिजनेस करती होगी। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो यूएस बेस है, यानी जिनका हेड ऑफिस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, चाइना वगैरह में है, बट वो इंडिया में आके काम करती है। तो ऐसी कंपनी जिनका हेड ऑफिस होम कंट्री में है और वो आके इंडिया में बिजनेस करती है या इंडिया में भी उसकी कंपनी है, तो ऐसी कंपनी को हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। अब देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी है वो क्लासीफाई की गई है वेरियस टाइप्स में। ये हमारे टोटल 9 टाइप्स है। ऑथोराइज, नॉमिनल, रजिस्टर, कैपिटल। सबसे पहले हम ऑथोराइज, नॉमिनल, रजिस्टर, कैपिटल देखेंगे। जो शेयर कैपिटल हमारे एमओए में लिखे रहते हैं जब हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसी को हम मतलब जब हम अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें एमओए में हम मेंशन करते हैं कि हमारी जो मिनिमम जो कैपिटल होगी इस मतलब इस रेंज तक हम अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने एक सेट कर दी कि भाई हम 10 लाख तक होगा, तो उसकी जो होगी वो होगी हमारी ऑथोराइज, नॉमिनल और रजिस्टर कैपिटल। जैसे कि पर्सन है, प्रमोटर है, वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो आरओसी के पास जाएगा, तो आरओसी उससे पूछेगी कितने कैपिटल लगा, कि आप कितनी कैपिटल लगा सकते हो। तो 20 लाख 10 लाख कही, मतलब 10 लाख, तो आरओसी एमओए में 10 लाख शेयर्स कैपिटल लिख देगा हमारे कि आप 10 लाख तक की शेयर कैपिटल इशू कर सकते हो। तो फिर फ्यूचर में वो पर्सन 10 लाख शेयर कैपिटल से ज़्यादा इशू नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एक लिमिट सेट हो गई है कि वो 10 लाख ही शेयर अपने इशू करेगा। अगर उसने 11 लाख कर दिए तो वो अल्ट्रा वायरस एक्ट में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल ये हमारा पार्ट होती है ऑथोराइज कैपिटल का। जैसे कि एक शेयर्स की वैल्यू हमारी 10 रुपीज़ है और टोटल कितने हुए हमारे शेयर्स, एक मतलब हमारी कंपनी है उसने, मतलब कि ये हमारी जो आती है पार्ट होती है, इसे हम टाइम टू टाइम इशू करते हैं फॉर सब्सक्रिप्शन। जैसे हमारी टोटल कैपिटल हमारी हमने एमओए में फिक्स करती है हमने 10 लाख, तो आप एकदम से तो 10 लाख शेयर्स हमारे इशू नहीं करेंगे। जैसे आपके शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज़, तो आप 1 लाख शेयर्स एकदम से इशू नहीं करेंगे। जैसे आपने 60,000 शेयर्स है उनको इशू कर दिया 10 लाख मतलब 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो जो आपकी इशू कैपिटल होगी वो कभी भी हमारी ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक जो लिमिट होती है ना वो हमारी सेट की जाती है कि हमारी इससे ज़्यादा हम अपने कैपिटल अपनी जो है इसको रेज नहीं कर सकते। अनइशूड कैपिटल ये हमारी पार्ट होती है इशूड कैपिटल की। जो कैपिटल हमने इशू नहीं करी फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए उसे अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। जैसे आपने इशू कर दिए 60,000, उसमें से जो बचे हमारे 20,000
के 20,000 के शेयर्स जो हमारे बचे, बाकी वो हमारी अनइशूड कैपिटल रहेगी। आपने 60,000 शेयर तो आप इशू कर दिया और उसमें से जो 40,000 बचे वो हमारी अनइशूड कैपिटल होगी। सब्सक्राइबर कैपिटल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए इशूड कैपिटल, ये हमारी पार्ट होती है इशूड कैपिटल की। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो एक्चुअली में इशू होती है। मतलब आपने इशू तो किए 60,000, ताकि आपने 60,000 शेयर इशू कर दिए, 10 रुपीज़ का एक है, तो 6 लाख के आपने शेयर्स, मतलब 6 लाख के आपने इशू कर दिए। बट जो पब्लिक है उसने 40,000 ही हमारे सब्सक्राइब किए। आपने किए तो 60,000, पर जो हमारी उसके लिए एप्लीकेशन आई वो हमारी 40,000 की आई। जो एक्चुअली में हमारे सब्सक्राइब हुए वो हमारे 40,000 हुए, उसी का हम बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। नेक्स्ट हमारी है कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप कैपिटल जो है, हमारी कंपनी जो पैसे लेती है पब्लिक से वो एक बार में नहीं लेती, वो पैसे इंस्टॉलमेंट में लेती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, इस टाइप से लेती है। जैसे हमारा शेयर्स है 10 रुपीज़ का, तो हमने उसे 2.5 में बांट दिया। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी 2.5 की, सेकंड हमारी अलॉटमेंट 2.5 की हो गई, फर्स्ट कॉल 2.5 की, सेकंड कॉल भी 2.5 की, और फाइनल। ओके, तो हमने उसे इंस्टॉलमेंट में उनको बांट दिया। तो एप्लीकेशन की मनी जब ही दे देते हैं जब कोई हमने जैसे एप्लीकेशन फाइल की, तो उसकी जो मनी है हमारी जब भी आ जाएगी जब कोई पर्सन उसको सब्सक्राइब कर देता है। उसके बाद कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मांगेगी। जैसे कंपनी ने अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो कॉल्ड अप अलॉटमेंट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल के मांगे तो फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए तो फर्स्ट कॉल कॉल्ड अप। मतलब इशू कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल को वो पार्ट जो कंपनी हमसे मांग रही है कि आपका टाइम हो गया है, अपने इंस्टॉलमेंट के पैसे दो, उसी को हम बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। जो पैसे हमारी कंपनी हमसे मांगती है इंस्टॉलमेंट में, जो एक्चुअली में मांगती है। अनकॉल्ड कैपिटल वो होती है जैसे कि कंपनी ने एप्लीकेशन के पैसे ले लिए हमसे, अलॉटमेंट के ले लिए, फर्स्ट कॉल के ले लिए, तो बचे 2.5 जो हमारे बचे थे सेकंड कॉल के, जो हमारे 2.5 बच गए थे, हमारी कंपनी ने फर्स्ट कॉल के ले लिए थे, एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, जो 2.5 बचे वे हमारे बचे जो 2.5, उसी को हम अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं, जो हमारी कंपनी हमसे नहीं लेती। नेक्स्ट हमारा पेड अप, ये पार्ट होती है कॉल्ड अप कैपिटल का। जितने पैसे एक्चुअली में शेयर होल्डर ने कंपनी को दिए उसे ही कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि कॉल्ड अप कैपिटल को वो पार्ट जितना शेयर होल्डर ने दे दिया, इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। ओके, मतलब कॉल्ड अप का, एप्लीकेशन मनी का, हमारा अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का पैसा तो दे दिया था, तो इसी को हम, जो हमारे जो पैसे आ गए, इसी को कॉल्ड अप बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल, ये वो कैपिटल होती है जिसे कंपनी रिजर्व करके रखती है, उसे तब ही मांगती है कंपनी जब वाइंडिंग अप के टाइम पे ही उसे मांगती है। ये हमारे पार्ट होती है अनकॉल्ड कैपिटल का। मतलब कंपनी ने हमारे एप्लीकेशन मनी के ले लिए थे, अलॉटमेंट के लिए थे, फर्स्ट कॉल के, जो 2.5 थे हमारे बचे थे, वो हमारे सेकंड कॉल के कंपनी ने नहीं मांगे थे, तो जो शेयर होल्डर से नहीं लिए जाते उसे इस वजह से नहीं लिए जाते ताकि अगर कंपनी वाइंडिंग अप होने लगे तो उस टाइम पर वे पैसे काम आ जाए क्रेडिटर की लाइबिलिटीज़ को पे आउट करने के लिए। और इन केस कंपनी बंद नहीं हुई कभी भी, तो ये पैसे कभी भी नहीं मांगे जाएंगे। ये सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मांगे जाते हैं, जो हमारे होते हैं, रिजर्व हो जाते हैं कि ये वाइंडिंग अप के टाइम पे ही आपसे मांगे जाएंगे। कैपिटल, अब आया कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट की वजह से होती है। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो नॉर्मली या डेली लाइफ से में नहीं होता, वो प्रॉफिट हमारा कुछ कैपिटल
नेचर्स के असेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसमें उसमें होते हैं ये प्रॉफिट। जैसे आपने कोई असेट्स बेच दी, जैसे वो असेट्स ही तो 5,000 की और आपने बेच दी 15,000 की, तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ आपको 10,000 का हुआ, तो उसी को हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आपने वो बेच दी, तो जैसे उसी को हम बोलेंगे आपका कैपिटल रिजर्व। नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं, कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। जैसे शेयर्स डिबेंचर्स को इशू किए हैं, तो उस पर प्रीमियम मंगाया, वो कंपनी वो कैपिटल, जैसे शेयर्स और इशू ये किया, इस पे जो प्रीमियम आएगा वो भी हमारे कैपिटल रिजर्व में आएगा। डिबेंचर्स पर प्रॉफिट्स, तो असेट से शेयर्स, डिबेंचर, ये सब हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, ये सब लॉन्ग टर्म एक्टिविटी से बिलोंग करते हैं, जो नॉर्मली कोर्स ऑफ एक्शंस ना हो, लॉन्ग टर्म एक्टिविटी से बिलोंग करते हो, उसका कैपिटल नेचर्स का मानते हैं, और इस कैपिटल को यूज़ नहीं किया जाता शेयर्स वगैरह को पे आउट करने के लिए। इसे हम आगे के लिए रिज़र्व करके रखते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में हमारी कंपनी को लॉस होने लगे तो हम इसे यूज़ कर सके। अब नेक्स्ट जो हमारा है, ये सबसे लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक तो हमारा होता है प्रेफरेंस शेयर्स, एक हमारा होता है इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसमें शेयर होल्डर का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, चाहे कंपनी ने कम प्रॉफिट कमाया हो या फिर ज़्यादा कमाया हो, तो इनका डिविडेंड, इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इनका रेट फिक्स होता है। और वाइंडिंग अप के टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मोर प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर से। जो सबसे पहले पैसे मिलेंगे वाइंडिंग अप के टाइम पे, और वैसे भी वो हमारे प्रेफरेंस शेयर को मिलेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तब भी हमारे प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को मिलेंगे। तो इन्हीं को प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्हीं को प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो अब इनके टाइप्स को देख लेते हैं। इनका टाइप, सबसे पहला टाइप है इसके बेसिकली 6 टाइप्स के हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। सबसे पहले कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है अगर किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल का डिविडेंड नहीं मिला, क्योंकि कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस वजह से 3 साल तक उसको डिविडेंड पे नहीं किया गया, तो चौथे साल कंपनी को हमारा प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी उसे प्रीवियस 3 ईयर का भी डिविडेंड देगी, उन पिछले 3 सालों का भी डिविडेंड देगी। वो डिविडेंड की अमाउंट फिक्स होती है, उतना ही देगी जितनी हमारी फिक्स होगी, 3 साल का डिविडेंड प्लस इस साल का भी देगी। अगर कोई हमारा कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर लेता है कोई पर्सन, तो उसको अगर किसी भी साल का डिविडेंड नहीं मिला, तो उसको जिस साल भी कंपनी को प्रॉफिट होगा वो उसको तीनों साल का देगी। और अगर कोई पर्सन नॉन कम्युनिटिव प्रेफरेंस शेयर लेती है, अगर कंपनी को पहले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे नहीं हुआ, तीसरे नहीं हुआ, चौथे साल हुआ, तो बस उसको चौथे साल का ही प्रॉफिट मिलेगा, बाकी जो वे 3 साल थे उनका प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो होता है ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पैसे या कैपिटल जो कंपनी एक फिक्स टाइम के बाद उनको वापस कर देगी। जैसे कंपनी ने इनसे पैसे लिए 4 साल के लिए, तो कंपनी ने बोल दिया कि हम आपके पैसे 4 साल बाद वापस मिल जाएंगे, तो कंपनी 4 साल के बाद इनके पैसे वापस कर देगी। ऐसे शेयर्स को ही हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये ऐसे प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनके पैसे कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम तक भी वापस नहीं करती, मतलब कंपनी तब तक बंद नहीं होगी, जब तक बंद नहीं होती तब तक इनके पैसे
वापस नहीं करती, हमारी जो कंपनी होती है वापस नहीं करती। अब नेक्स्ट हमारा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और उसके बाद हम देखेंगे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, मतलब कि 4 साल के बाद अगर आप चाहो तो अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हो इक्विटी शेयर में। इसमें अगर आप चाहो तो आप अपने 4 साल के बाद अपने अगर प्रेफरेंस शेयर को अपने इक्विटी शेयर्स में करना चाहते हो तो आप करा सकते हो। इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक होता है हमारा इसमें और एक होता है वॉलंटरी प्रेफरेंस शेयर। तो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर जिसे कंपनी एक फिक्स टाइम के बाद कन्वर्ट कर देगी इक्विटी शेयर्स में। जैसे कि कंपनी ने बोला कि ये शेयर्स 5 साल के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, पर आपको ये शेयर्स आपके ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉलंटरी जो होगी जहाँ पर हमारी इच्छा होगी, जब अगर हम चाहे 4 साल के बाद तो हम इनको कन्वर्ट करा सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे शेयर जिनको हम कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। ओके, अब हमारा इसमें मैंने मतलब नोट नहीं किया, एक तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में छूट गया, मिसप्रिंट हो गया। तो इसमें देख लेते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का अमाउंट हमारा फिक्स होता है कि हमें इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड देने के बाद, फिक्स डिविडेंड पे करने के बाद भी कंपनी उनको सरप्लस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पे कर देगी। जैसे हमारी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो गया, जैसे हमारी कंपनी थी उसको 20 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो उसने प्रेफरेंस शेयर को, जो हमारे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं, उनको 4 लाख पे कर दिए। उसके बाद उसने इक्विटी शेयर होल्डर को भी 4 लाख पे कर दिए। तो उसके बाद उसके पास बचे 12 लाख का प्रॉफिट उसके पास बचा। तो उसके बाद भी पे करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बच जाता है, उसके बाद भी उसने सोचा कि भाई इसको सरप्लस प्रॉफिट देना चाहिए, तो उसके बाद भी उसने फिर से दोबारा से उसको 4 लाख पे कर दिए। जो मतलब हमारे 2 बार प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे वो शेयर होते हैं जिनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट भी हो तो उसमें इन्हें वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बस जो फिक्स परसेंटेज इनकी तय होती है इनको सिर्फ वो ही मिलता है। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।